तो आज हम बात करने वाले हैं 18वीं सदी के भारत की और खासतौर से दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके की। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो हमें एक ऐसे दौर में ले जाते हैं जब मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी जी। और दिल्ली के आसमान पर नई ताकतें कह सकते हैं सूरज की तरह उग रही थीं। हम राजपूतों, जमीन से जुड़े जाटों और बाहर से आए रूहेलों की दुनिया में झांकेंगे। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दौर सिर्फ पतन और बिखराव का नहीं था। जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो जो खालीपन पैदा होता है उसे भरने के लिए कई छोटी छोटी शक्तियां उठ खड़ी होती हैं। हाँ। ये नए राजनीतिक ढांचों के बनने की, क्षेत्रीय ताकतों के उभार की और कुछ बहुत ही असाधारण लोगों के सामने आने की कहानी है। मतलब एक तरह से अराजकता के बीच व्यवस्था बनाने की एक कोशिश। एकदम से। तो शुरुआत करते हैं राजपूतों से। वो उस दौर के सबसे स्थापित खिलाड़ी थे। इन दस्तावेजों में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो राजपूत राजाओं ने मुगल कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को लगभग आजाद कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुगल साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में अपना असर और बढ़ाया। जैसे आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे बड़े और अमीर मुगल सूबों का गवर्नर बनाया गया। ये तो एक विरोधाभास लगता है ना? क्या वो मुगलों के साथ थे, उनके खिलाफ? ये एक शानदार सवाल है और यही उस दौर की राजनीति की खूबसूरती है। ये कोई सीधा साधा खेल नहीं था। वे एक ही वक्त में एक दोहरी रणनीति अपना रहे थे। अच्छा। अपनी रियासतों में वे पूरी तरह आजाद थे, वहां मुगलों का कोई दखल नहीं था, लेकिन साथ ही वे दिल्ली दरबार में बड़े बड़े पद हासिल कर रहे थे। तो इससे उन्हें क्या फायदा होता था? ऐसा करके वे अपनी ताकत और दौलत दोनों बढ़ा रहे थे। तो वो मुगल व्यवस्था को चुनौती भी दे रहे थे और उसी व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसका फायदा भी उठा रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, तो वो सिस्टम को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ बात और भी पेचीदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुगलों की सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों को भी अपना लिया था। मतलब? दस्तावेजों में साफ साफ भ्रष्टाचार, साजिश और विश्वासघात का जिक्र है। यहाँ तक कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की हत्या किसी और ने नहीं, उनके अपने ही बेटे ने कर दी। क्या ये सिर्फ सत्ता की भूख थी या वो मुगलों के राजनीतिक कल्चर में इतने धंस गए थे कि उससे बाहर सोच ही नहीं पा रहे थे? मेरे ख्याल से दोनों बातें थी। जब भी कोई केंद्रीय सत्ता, जैसे उस वक्त मुगल बादशाहत, कमजोर होती है तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, वफादारी और रिश्तों पर हावी हो जाती हैं। सही बात है। हर कोई जानता था कि गद्दी सिर्फ सबसे ताकतवर या कह सकते हैं सबसे क्रूर को ही मिलेगी। सत्ता का ये संघर्ष जितना राज्यों के बीच था उतना ही खतरनाक वो महलों और परिवारों के अंदर भी चल रहा था। मतलब बेटा बाप को मारने को तैयार था और भाई भाई को। ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई थी। तो इसी धोखाधड़ी और मार काट के माहौल के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो इन सब से बिल्कुल अलग था। आप सवाई जयसिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, आमेर के राजा सवाई जयसिंह, 1681 से 1743 तक। स्रोत उन्हें 18वीं सदी का सबसे उत्कृष्ट राजपूत शासक कहते हैं और उनकी पहचान सिर्फ एक राजा के तौर पे नहीं है बल्कि एक राजनेता, कानून बनाने वाले, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक वैज्ञानिक के तौर पर है। जी। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं, एक राजा जो जंगें लड़ रहा है, रियासतें संभाल रहा है, वो साथ में बैठकर विज्ञान पर काम कर रहा है। ये किस तरह के इंसान थे? सवाई जयसिंह सच में अपने समय से बहुत आगे थे। उस दौर में जब पूरे भारत में ज्यादातर लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ तलवार और तोप पर भरोसा कर रहे थे, जयसिंह समझ रहे थे कि असली ताकत ज्ञान और व्यवस्था से आती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जयपुर है। बिल्कुल। उन्होंने जयपुर शहर बसाया जो आज भी उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। वो शहर किसी राजा की सनक पर नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों और आर्किटेक्चर के नक्शे पर बनाया गया था। वो चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। हाँ, उसकी चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर काटती हैं, वो उस जमाने के हिसाब से एक कमाल का अर्बन प्लानिंग का उदाहरण है। आज भी जब कोई जयपुर जाता है तो शहर की बनावट में वो सोच दिखाई देती है। सच है, अच्छी प्लानिंग साम्राज्यों से ज्यादा टिकती है। सही कहा। और वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं थे, वो एक महान खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर भी थे। जी, उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में जंतर मंतर बनवाए। और ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सटीक और उस जमाने के सबसे उन्नत उपकरणों वाली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम से कुछ सारणियां भी बनवाई थी। हाँ, तारों और ग्रहों की स्थिति बताने वाली सारणियां यानी टेबल्स।
और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने यूक्लिड की एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री की कई किताबों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। यूनानी गणित का संस्कृत में अनुवाद? मतलब उनका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ उनका शौक था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच थी? ये सिर्फ शौक नहीं था, ये ज्ञान को आगे बढ़ाने की एक राजकीय परियोजना थी। वो भारत को विज्ञान के नक्शे पर आगे रखना चाहती थी। उनका ये काम इस धारणा को तोड़ता है कि 18वीं सदी का भारत वैज्ञानिक रूप से एक अंधकार युग में था। सही। जयसिंह जैसे लोग उस अंधेरे में रोशनी की तरह थे। वो जानते थे कि अगर भविष्य में ताकतवर बनना है तो सिर्फ लड़ना काफी नहीं होगा, दुनिया का ज्ञान भी हासिल करना होगा। कमाल है। एक राजा, वैज्ञानिक, योजनाकार और इन सब के ऊपर से एक समाज सुधारक भी। हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने राजपूतों में बेटियों की शादी पर होने वाले बेहिसाब खर्च को कम करने के लिए एक कानून बनाने की भी कोशिश की थी। और इसके पीछे की सोच क्या थी? सोच ये थी कि अगर शादी का खर्च कम होगा तो लोग बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे और कन्या भ्रूण हत्या जैसी भयानक प्रथा रुकेगी। 18वीं सदी में इस तरह की प्रगतिशील सोच रखना सच में असाधारण है। तो एक तरफ थे राजपूत जो पुरानी व्यवस्था के अंदर ही रहकर अपनी ताकत को नया रूप दे रहे थे, लेकिन क्या उस दौर में कोई ऐसी भी ताकत उभर रही थी जो इस पूरी व्यवस्था के बाहर से आई हो, मतलब जिसने जमीन से उठकर अपनी पहचान बनाई हो? बिल्कुल। दस्तावेज हमें दिल्ली के पास ही एक और कहानी की तरफ ले जाते हैं, जाटों की। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा के इलाके के किसान थे। ये बात हैरान करती है कि किसान आंदोलन एक ताकतवर राज्य में कैसे बदल गया। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल, और ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत छोटे छोटे विद्रोहों से हुई थी, लेकिन चूड़ामन और बदन सिंह जैसे नेताओं ने इन बिखरे हुए विद्रोहों को एकजुट किया और भरतपुर राज्य की नींव रखी। उन्होंने किसानों के गुस्से को एक संगठित शक्ति में बदल दिया। हाँ, एक संगठित सैन्य और राजनीतिक शक्ति में। लेकिन इस शक्ति को इसकी बुलंदी पर पहुंचाया सूरजमल ने। सूरजमल जिनका शासनकाल 1756 से 1763 तक था। स्रोत उन्हें एक बेहद काबिल प्रशासक, सैनिक और बहुत ही बुद्धिमान राजनेता बताते हैं। जी। उन्होंने अपने राज को पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक और आगरा से लेकर दिल्ली के सूबों तक फैला दिया था। उनका राज क्या था? वो क्या अलग कर रहे थे? उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी व्यावहारिकता। वो एक दूरदर्शी नेता थे जो जानते थे कि सिर्फ जंगें जीतकर राज नहीं किया जा सकता। एक स्थायी राज्य के लिए एक मजबूत ढांचा चाहिए। एकदम। और इसके लिए उन्होंने कोई नई चीज इजाद करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत समझदारी से मुगलों के ही राजस्व और प्रशासनिक सिस्टम को अपनाया और अपने राज्य में लागू कर दिया। अच्छा। वो जानते थे कि एक अच्छी सिस्टम को कॉपी करना एक खराब सिस्टम बनाने से बेहतर है। इसी सिलसिले में उस दौर के एक इतिहासकार का एक कथन है जो सूरजमल की पूरी शख्सियत को बयां कर देता है। हाँ, वो बहुत मशहूर है। उन्होंने लिखा, हालांकि वह एक किसान की पोशाक पहनते थे और केवल अपनी ब्रज बोली बोल सकते थे, वह जाट जनजाति के प्लेटो, अफलातून। जाटों का प्लेटो। विवेक, कौशल और राजस्व तथा नागरिक मामलों के प्रबंधन की क्षमता में हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों में आसफ जहाँ बहादुर को छोड़कर कोई उनकी बराबरी का नहीं था। ये एक जबरदस्त तारीफ है। बहुत जबरदस्त। उनकी तुलना आसफ जहाँ से की जा रही है जो उस वक्त के सबसे ताकतवर सरदारों में से एक थे। ये जाट जनजाति के प्लेटो वाली बात बहुत गहरी है। ये दिखाता है कि उस दौर के लोग भी समझ रहे थे कि बुद्धिमानी और काबिलियत किसी खास पहनावे, भाषा या खानदान की मोहताज नहीं होती। सही। वो सूरजमल के बाहरी रूप के पार उनकी असली क्षमता देख पा रहे थे। ये साबित करता है कि उस उथल पुथल के दौर में योग्यता के दम पर कोई भी शिखर तक पहुंच सकता था। लेकिन यहीं एक कमजोरी भी छिपी थी। जाट राज्य सूरजमल के करिश्मे और काबिलियत पर बहुत ज्यादा निर्भर था। और 1763 में उनकी मौत के बाद ये राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। ठीक है, तो हमने पुरानी अभिजात वर्ग यानी राजपूतों को देखा जो खुद को बदल रहे थे, और फिर हमने जमीन से उठी एक नई ताकत जाटों को देखा। लेकिन जब भी कोई व्यवस्था टूटती है तो एक तीसरा समूह भी तो सामने आता है, मौका परस्त, जो अराजकता में ही अपना फायदा देखते हैं। स्रोत हमें अफगान साहसी या अफगान एडवेंचरर्स कहे जाने वाले दो समूहों के बारे में बताते हैं, बंगश पठान और रोहेले। ये कौन लोग थे? ये भाड़े के सैनिक थे क्या, जिन्होंने मौका देखकर अपना राज बना लिया? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ साहसी
या एडवेंचरर का मतलब है सैन्य उद्यमी, यानी मिलिट्री एंटरप्रेन्योर। अच्छा, मिलिट्री एंटरप्रेन्योर। ये लोग न तो राजपूतों की तरह किसी पुरानी व्यवस्था का हिस्सा थे और न ही जाटों की तरह जमीन से जुड़े थे। इनकी ताकत का सिर्फ एक ही आधार था, इनकी फौज। जब नादिर शाह के हमले के बाद मुगल प्रशासन पूरी तरह बिखर गया तो इन्होंने उस खालीपन को भरा। मोहम्मद खान बंगश ने फर्रुखाबाद के पास अपना दबदबा बनाया और दूसरे रोहेले थे। हाँ, उसी तरह अली मोहम्मद खान नाम के एक और अफगान सरदार ने हिमालय की तलहटी में एक अलग ही रियासत बना ली, जो आज भी रोहेलखंड के नाम से जानी जाती है। इनका शासन चलाने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था। कैसे? जहां जयसिंह ज्ञान और योजना पर जोर दे रहे थे और सूरजमल एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था बना रहे थे, वहीं रोहेलों और बंगश पठानों के राज एक तरह से बड़ी बड़ी सैनिक छावनियां थीं। तो इसका मतलब उनका पूरा मॉडल ही अलग था। कोई गहरी सामाजिक जड़ें नहीं, कोई जयपुर जैसा शहर बनाने का बड़ा सपना नहीं सूरजमल जैसी प्रशासनिक समझ, बस विशुद्ध सैन्य शक्ति। बिल्कुल। उनकी ताकत का स्रोत उनकी तलवार थी। इसने उन्हें कम समय में बहुत शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि वो तेजी से इलाके जीत सकते थे। लेकिन ये लंबी दौड़ के लिए ठीक नहीं था। नहीं, ये कमजोर नींव थी, क्योंकि जब तक आपकी फौज मजबूत है, आप टिके हुए। जिस दिन फौज कमजोर पड़ी, आपका राज खत्म। उनके पास वो सामाजिक या प्रशासनिक ढांचा नहीं था जो एक शासक की मौत के बाद भी राज्य को बचाए रख सके। ठीक समझे आप? तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो 18वीं सदी में दिल्ली के चारों ओर की तस्वीर किसी एक रंग की नहीं है, बल्कि बहुत जटिल और कई रंगों वाली है। ये सिर्फ मुगल साम्राज्य के बिखरने की कहानी नहीं है, बल्कि राजपूतों के नए दांवपेंच, सवाई जयसिंह जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिक राजा, सूरजमल जैसे यथार्थवादी किसान नेता और रोहेलों जैसे सैन्य मौकापरस्तों की कई अलग अलग कहानियों का एक संगम है। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जब एक केंद्रीय शक्ति टूटती है तो शून्य पैदा नहीं होता, बल्कि शक्ति का पुनर्गठन होता है। हाँ, शक्ति का एक हिंसक, अराजक, लेकिन साथ ही साथ अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान पुनर्गठन होता है। स्थापित अभिजात वर्ग से लेके किसान समुदायों और भाड़े के सैनिकों तक हर कोई नियंत्रण के लिए इस होड़ में शामिल था, और सबने अपने अपने राज्य बनाने के लिए बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल किया। ये एक आखिरी सवाल मेरे मन में छोड़ जाता है। हमने देखा कि सवाई जयसिंह के वैज्ञानिक काम यूनानी ज्यामिति से प्रेरित थे जी, और सूरजमल की प्रशासनिक व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। हूँ। दोनों ने ही कुछ नया आविष्कार करने के बजाय पहले से मौजूद बेहतरीन चीजों को अपनाया। और यही बात हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प विचार छोड़ जाती है कि जब समाज में बड़ा राजनीतिक बदलाव या विखंडन होता है, तो असली प्रगति कुछ पूरी तरह से नया आविष्कार करने से आती है, या फिर अतीत के सबसे अच्छे विचारों को चतुराई से अपनाने और उन्हें नई परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर बनाने से।